Jai Hind, welcome to another episode of Mudda Kya Hai. Today we are with Dr. Jahanzeb Sirwal. He is a spokesperson of Indian Youth Congress and we are very happy to have him here today as our guest. Welcome. Sir, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, our show is about how people affect politics and how politics affects people. तो हम आपकी स्टोरी से स्टार्ट करना चाहते हैं. Why don't you start with your background? सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपकी कहानी क्या रही from your childhood to being a politician? See, this is not being a politician. Rather, I will say this is being a student of politics. I always prefer to be a student of politics because throughout our life we are in learning stage. So, politics for me is not a business. Politics for me is not something for the sake of fame. अगर हिंदी या उर्दू में मैं आपको बताऊं तो मेरे लिए सियासत का मतलब जो है वो ज़रिए इबादत है, ज़रिए माश नहीं है. दिस इज़ नॉट द सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी. इट स्टार्टेड कॉलेज टाइम से ही ये चीज़ शुरू हो गई थी. मैं वेटनरी डॉक्टर बैकग्राउंड से हूँ, बट कॉलेज टाइम में ही शायद पूरे देश में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा था और हम ये चीज़ देख रहे थे कि देश गलत हाथों में जा रहा है. और उस समय पर एकदम से इस चीज़ के बारे में ध्यान आया कि वाई नॉट मी. हम कब तक दोष देते रहेंगे, ही इज़ नॉट डूइंग राइट, फला इज़ नॉट डूइंग राइट. तो आई थॉट लेट स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ. तो खुद राजनीति में कदम रखा और राजनीति में कदम रखने का उद्देश्य केवल और केवल जन सेवा, जन कल्याण, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण था. पिछले कई सालों में हमने जम्मू कश्मीर के हालात देखे, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स देखी, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे. सो आई समटाइम्स ट्राई टू रिमेन इन टच विद द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो उसमें रह के पता चला कि यंगस्टर्स की, पढ़े लिखे लोगों की इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये केवल उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जिसका दादा नेता रहा हो, पिताजी नेता रहे हों, फिर पोता भी नेता बनेगा. दिस इज़ नॉट, ऐसा नहीं है. इस प्रोफेशन में आई कंसिडर दिस एज अ प्रोफेशन. ये पॉलिटिक्स इज़ अ प्रोफेशन. अगर आप इसको ऑनेस्टी के साथ करें, जनहित में करें, लोगों के बारे में सोच के करें, कंट्री के बारे में सोच के करें, स्टेट के बारे में सोच के करें. सो माइंड वॉज क्लियर, थॉट वॉज क्लियर कि इसमें कदम रखना है, लोगों के लिए कदम रखना है, जम्मू कश्मीर के लिए कदम रखना है, भारतवर्ष के लिए कदम रखना है. सो रख दिया. और एक बार रख के चाहे जितनी मुसीबतें आ जाएं, जितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा. इसी उद्देश्य के साथ ठान के राजनीति में उतरा हूँ. आगे भी मरते दम तक राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए और जनहित के लिए राजनीति करता रहूँ. बिल्कुल अच्छा लगा ये जान के, बिकॉज जैसे आपने कहा कि दिस अ डर्थ ऑफ पीपल हु वांट टू डू दिस, जिन कारणों के कारण आपने कहा. थोड़ा और बताइए, जैसे कांग्रेस पार्टी के आप हैं आज के डेट में, कांग्रेस पार्टी से कैसे जुड़ना हुआ? वंस यू हैड मेड अप योर माइंड कि यार एक मे बी आई डू पॉलिटिक्स, कैसे हुआ ये कांग्रेस पार्टी में जुड़ना और ये सब? जी देखिए, कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. कांग्रेस एक विचारधारा है और एक ऐसी विचारधारा जो केवल आज राजनीति में नहीं है. जब भारत को अंग्रेज़ों से लड़ने की ज़रूरत पड़ी, जब भारतवर्ष को आज़ाद होने की ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त में भारत के लोगों का सहारा यदि कोई विचारधारा बनी तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा बनी. भारत की आज़ादी के बाद भारत निर्माण के लिए यदि कोई विचारधारा लोगों के काम आई तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा सामने आई. तो अपने भारतवर्ष के सुहाने इतिहास को देखते हुए, कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए, गांधी के देश में गांधी की विचारधारा को देखते हुए, गांधी की विचारधारा को पढ़ के ये एहसास हुआ कि इस देश का भला, इस राज्य का भला यदि किसी विचारधारा में रह के किया जा सकता है तो वो विचारधारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा है. तो कॉलेज टाइम में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI के साथ जुड़ना हुआ. NSUI के बाद
भारतीय युवा कांग्रेस का ज़िले का प्रवक्ता बना। ज़िले के प्रवक्ता के बाद भारतीय युवा कांग्रेस ने राज्य स्तर पर काम करने का मौका दिया तो जम्मू कश्मीर का प्रवक्ता बना। तो इन सभी पदों के अलावा केवल और केवल उद्देश्य जो था कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का मन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को लेकर था। आप 2014 के बाद के हालात देख लीजिए, जब इस देश में दो आइडियोलॉजीज़ क्लियर कट सामने आ गई, और ये आज की आइडियोलॉजी सामने नहीं थी, ये कई सालों पहले से चलती आ रही थी कि इस देश में गोडसेवादी और गांधीवादी दो ही विचारधाराएं हैं। तो फैसला करना था कि किस और जाना है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए, तारीख को पढ़ते हुए, इतिहास को पढ़ के ये पता लगा कि इस देश का भला अगर कोई कर सकता है तो वो तब भी गांधी था, आज भी गांधी है और कल भी गांधी ही रहेगा। इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के भले के लिए यदि कोई विचारधारा है तो वो गांधीवादी विचारधारा है। इस देश के लोगों को यदि कोई डायरेक्शन दे सकता है तो वो गांधी जी की लाठी दे सकती है। गोडसे की गोली इस देश के लोगों को दिशा नहीं दे सकती, अलबत्ता इस देश के लोगों की दिशा को भटकाने का काम ज़रूर करती है। इसलिए रास्ता सामने था, सच्चाई सामने थी, एक साफ सुथरा रास्ता सामने था। तो उसी सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए, गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए ये फैसला किया कि जीवन भर यदि किसी विचारधारा के साथ जाऊंगा तो वो गांधीवादी विचारधारा के साथ जाऊंगा। कैसा रहता है कांग्रेस पार्टी का पार्ट बन के रहना? हाउ डज इट फील? जैसे आई एम नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना ही मैं पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ आपकी तरह। एक बहुत क्यूरियोसिटी रहती है मेरे जैसे यंगस्टर्स को, या मेरे दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं, यार क्या रहती होगी एक पॉलिटिशियन की लाइफ, या अगर मैं कांग्रेस का हिस्सा हूँ तो मुझे क्या क्या काम, मतलब जैसे नॉर्मल कंपनीज में रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं, बॉसेज होते हैं, फिर एक डायरेक्शंस आती हैं, कुछ ऐसा एक सिस्टम होता है। हाउ इज द वर्किंग सिस्टम ऑफ अ पार्टी एज ग्रैंड एंड एज ओल्ड एज कांग्रेस? Sir, see, as far as directions are concerned, so I'll tell you the most interesting part about Congress party is internal democratic system. हमारी पार्टी में ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर AICC प्रेसिडेंट तक का जो प्रोसेस रहता है इलेक्ट होने का, वो इलेक्टेड है, सेलेक्टेड नहीं है। ब्लॉक से लेकर AICC तक कोई भी डिसीजन किसी भी वर्कर के ऊपर थोपा नहीं जाता है। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू द वर्कर्स ऑफ दिस पार्टी, बिकॉज कांग्रेस पार्टी, मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारत के लोगों की पार्टी है, भारत के लोगों के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। इस पार्टी ने भारत के निर्माण के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और इस पार्टी के वर्करों ने भारत निर्माण में काम किया है। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां रहती हैं बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में काम करते हुए, क्योंकि केवल उद्देश्य सत्ता आना नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यदि आप नेता हैं या वर्कर हैं तो उद्देश्य सत्ता में आना नहीं रहता है। उद्देश्य क्लियर कट डायरेक्शंस ये रहती हैं कि जनहित में काम कैसे करना है। लगातार जब हम अपोजिशन में हैं तो लगातार हर रोज़ कोई ना कोई AICC से डायरेक्शन आती है। महंगाई के मुद्दे को उठाइए, बेरोज़गारी के मुद्दे को उठाइए, सीमा के सुरक्षाओं के मुद्दे को उठाइए, कभी कोई राफेल घोटाला जैसा घोटाला हो तो ऐसे घोटालों को उठाइए। आउट ऑफ पॉलिटिकल रिवेंज, कांग्रेस पार्टी में रहकर आप पॉलिटिकल रिवेंज नहीं सीखते हैं। कांग्रेस पार्टी में रहने का मतलब आप एक प्योर थॉट लेकर, एक क्लियर थॉट लेकर, सेल्फ डिसिप्लिन लेकर, एक अम्ब्रेला के नीचे काम करके अपने काम को एग्जिबिट करते हैं, अपने थॉट्स को एग्जिबिट करते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यंगस्टर्स के लिए ये बात कहता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि इतनी स्पेस है। आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूं प्रेजेंट को लेकर, तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा हवाओं में बातें उड़ती हैं कि परिवारवाद है, ये वाद है, वो वाद है, तो क्लियरली डिनाइंग दीज, इन सभी बातों को डिनाई करते हुए तथ्य आपको ये बता दूं कि
आज की डेट में भी कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लीजिए, छात्र राजनीति से उठ के राज्य के मुख्यमंत्री, ऐसे कई सारी एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगी। हमारी स्टेट में बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से उठ के अच्छे पदों पे पार्टी ने पहुंचा दिया। तो ये सारी बातें जो है यंगस्टर्स को समझनी चाहिए कि जो अफवाहें आप बाहर सुनते हैं ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में काम करने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। यदि आप इस उद्देश्य से हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपका विजन साफ है, यदि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने इतिहास को समझना चाहते हैं, सो द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। 2014 ले लें या उसके बाद का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन ले लें, नेशनल इलेक्शंस ले लें, लोकल इलेक्शंस ले लें, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, इट्स फैक्ट्स हैं कि कांग्रेस पार्टी हैज़ नॉट बीन डूइंग वेल इलेक्टोरली। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है, दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ अ डिस्कशन टुडे। मैं उसमें जाऊंगा कि ये सब होने के बाद आज की डेट में हाउ डू यू गाइज सी, तो दो क्वेश्चन करूँगा, दूसरे दो पार्ट में क्वेश्चन करूँगा। पॉइंट नंबर 1, हाउ डू यू गाइज सी कि फ्यूचर कैसा है इलेक्टोरली कांग्रेस पार्टी का और कैसे 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 प्लान कर रहे हैं। दूसरा मेरा ये है कि व्हेन यू गो बैक सोचते हो कि क्या हुआ, मतलब ये क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी, ऑलमोस्ट एवरी किसी से पूछो सबको पता है कि कांग्रेस की विचारधारा एक कैसी, जैसे आपने कहा, बट फिर भी लोग कांग्रेस के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट है। आपको क्या लगता है कि उसका रीज़न, इलेक्टोरेट का रीज़न क्या है? तो दो क्वेश्चन है, आपकी प्लानिंग और इलेक्टोरेट का मूड कैसा है? जी देखिए, आपने पहले तो कहा कि इलेक्टोरली आप नीचे हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं। तो मैंने अपनी कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि एज अ वर्कर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ केवल पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए नहीं हूँ। एंड दिस इज़ नॉट ओनली मी, एवरी सिंगल वर्कर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ हार्ड कोर बिलीवर ऑफ दिस थिंग। ओके, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ने का मतलब जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को अपनाना है। यदि आप विचारधारा को अपना चुके हैं, आप उस विचारधारा को सत्य की विचारधारा मानते हैं, तो उसमें हार जीत जो है वो एक पहलू है। देखिए, वी आर लिविंग इन अ ब्यूटीफुल डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्टियों का आना जाना लगा रहता है। कोटिंग अ लीडर फ्रॉम बीजेपी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले भी उनका नाम कम ही लेते हैं, तो उन्होंने कहा था कि सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। सो दिस पार्ट इज मिसिंग नाउ। देश में जो माहौल क्रिएट किया गया है, पोलराइजेशन की गई है फॉर दीज इलेक्टोरल बेनिफिट्स, दिस इज इटसेल्फ थ्रेटनिंग टू द आइडिया ऑफ इंडिया। देखिए, मैं आपको शॉर्ट और प्रिसाइजली एक बात बताऊं कि द आइडिया ऑफ इंडिया, the real idea of India lies in the secular structure of this country. ये केवल इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, देशवासियों के जीन्स में है। आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझने के लिए या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझने के लिए अपने इतिहास में जाना होगा कि इस देश की खूबसूरती ये थी कि चाहे हम पे मुगलों ने राज किया, चाहे हम पे अंग्रेज़ों ने राज किया या किसी ने भी राज किया, एक चीज़ जो भारतवर्ष में हमेशा से रही वो था आपसी भाईचारा, वो था सेकुलर स्ट्रक्चर, जिसकी एग्जाम्पल है दैट जिस जगह पर हम अभी आज हैं, जम्मू कश्मीर, अ मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट गवर्न्ड बाय अ हिंदू महाराजा। कॉन्ट्ररी टू दिस, हैदराबाद एंड ऑल दैट, हिंदू डोमिनेटेड स्टेट्स गवर्न्ड बाय मुस्लिम निज़ाम्स, और इस सिस्टम की भी एक्सेप्टेंस थी। सो द टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ये जेनेटिक था भारतवर्ष के लोगों में, और इस एक्सेप्टेंस को, इस टॉलरेंस को जनरेशन टू जनरेशन लग गए ट्रांसफर होने की एक्सेप्टेंस है, टॉलरेंस है। बट पोस्ट 2014, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पोस्ट 2014 जब इलेक्टोरल सिस्टम बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जब पावर शिफ्ट हुआ,
पावर शिफ्ट होने के बाद पावर का मिसयूज किया गया, और पावर का मिसयूज इस जेनेटिक चेंज के लिए किया गया जिसको सालों साल लग गए थे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म होने में। सो आज की डेट में एज अ कांग्रेसमैन, एज अ कांग्रेस वर्कर, माई फाइट इज नॉट जस्ट इलेक्टोरल फाइट, माई फाइट is to redefine that idea of India, is to fight for that idea of India जो मेरे पूर्वजों ने, जो आपके पूर्वजों ने बनाया था। मेरे पूर्वजों ने रिजेक्ट किया टू नेशन थ्योरी को। सो आई समटाइम्स से मैं अभी भी आपको ये चीज़ बोलूँ कि आई एम नॉट एन इंडियन बाई चांस, आई एम इंडियन बाई चॉइस, बिकॉज ये फैसला मेरे पूर्वजों का था। उन्होंने इस धरती को जीने के लिए चुना, उन्होंने इस धरती को मरने के लिए चुना। सो नो वन कैन टेक अवे दैट राइट अवे फ्रॉम मी। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ पार्टी का, जिसमें सभी सीनियर लीडर्स ने अलग अलग पॉलिसीज़ बताई, और लास्ट पे एक एजेंडा बाहर आकर कि 2024 के लिए क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, जिसमें कुछ कोर इश्यूज़ इस देश में और रियल इश्यूज़। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता से ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो हिंदू मुस्लिम की बात पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो हमारे जीन में ही नहीं, वो हमारी आइडियोलॉजी में ही नहीं है। आप भारत को जितना मर्जी पोलराइज कर दीजिए, आप भारत के लोगों को जितना मर्जी पोलराइज कर दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक नेता, प्रत्येक वर्कर भारतीयता की बात करेगा। एंड दिस इज इनसाइड अस। यदि हम पॉलिटिकली, इलेक्टोरली कुछ मुद्दों पर बात करेंगे तो वो देश की जनता के हित के मुद्दे होंगे। महंगाई एक इशू है, हम इस इशू के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हम चुनाव जीते या हारे, इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। अंडरस्टूड। देखो, मैं एज एन इलेक्टोरेट, एज अ वोटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देता हूँ। मैं जो मेरा सेकंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन था उसके ऊपर, पीपल एक मुद्दे पे, पीपल जो लोग होते हैं इलेक्टोरेट, वो कुछ मुद्दों पे वोट करते हैं। महंगाई एक हो गया, ये सब मुद्दे एक सेट ऑफ मुद्दे हैं। मुझे लगता है महंगाई, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एक, मतलब इट विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम और नॉट अ प्रॉब्लम। सम पॉलिसीज विल सॉल्व इट, सम विल नॉट सॉल्व इट, क्योंकि एक इकोनॉमिक मेजर है, इसमें ग्लोबल इफेक्ट्स हैं, टाइम की बात है, बहुत चीज़ें हैं। ये इश्यूज़ रहेंगे, आपके टाइम पे भी थे, इनके टाइम पे भी रहेंगे, आगे आने वाले इश्यूज़ भी आएंगे। आई थिंक इलेक्टोरेट ने जो सेक्युलर या जो गांधीवादी विचार है, एक पार्ट ऑफ इलेक्टोरेट या काफ़ी पार्ट ऑफ इलेक्टोरेट ने उठ के, शायद मुझे मानना है तभी वोट नहीं हो रहे ना, एक, और मैं इसके लिए बीजेपी को भी नहीं क्रेडिट देता हूँ, मैं इसमें क्रेडिट देता हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट को, कि लोग पढ़ पा रहे हैं बहुत चीज़ें। जो जम्मू के लोग हैं, जो डोगरा समाज, मैं जम्मू में पढ़ा हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मुझे नहीं पता था कि हमारा कितना पुराना हिस्ट्री है हमारा। मेरे लिए हिस्ट्री 1947, उसके थोड़ा पहले जितना हमारी बुक्स में होता है। तो आई थिंक लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उसमें अब ऑब्वियसली लोग पढ़ेंगे तो विचारधाराएँ बनेंगी। कुछ ने बोला विचारधारा ऐसी कर लो, वैसी कर लो, जो करंट विचारधारा थी उसके एंटी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जो मिलेंगे किसी भी विचारधारा के अगेंस्ट, तो वो एक बन गया वोट बैंक। थोड़ा सा बीजेपी ने वो कैपिटलाइज किया, वो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। बट मुझे लगता है कि उसको अवॉइड करने से बेटर उसको फेस करना इज़ आपका, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट नाउ। कि मैं नहीं बोल रहा आप हिंदू मुस्लिम की बात कीजिए, मैं नहीं बोल रहा कि सिख ईसाई की बात कीजिए, बट आप इसकी तो बात कीजिए कि जो ये नई सोच आ रही है कि यार जो हमें दिखाया गया अपने पास्ट के बारे में, इट वाज नॉट as exactly as it is. There are other facets to it, or there are other ways to look at it. Like I'm sorry, I'm behaving like journalist. नहीं बिल्कुल नहीं बढ़िया conversation है। नहीं, like for example the way we see the Mughal rule in the country, right? और मैं हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है तो मैं इस आपको कोट नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं रिसेंटली ऑफ ऑथर्स हु क्लेम कि हमारी जो रियल हिस्ट्री है वो नहीं पढ़ाई गई हमें स्कूल्स में। ये एक इशू है। सेकंड इशू है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस, जो तो सालों साल बोला गया है, उसके कुछ फैक्ट्स भी हैं, कुछ कहानियां हैं, ठीक है। मैं इस सब को एक कैटेगरी में डाल के बोल रहा हूँ कि जो
एक पूरा पर्सपेक्टिव है ऑफ लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ अदर वे, वो नहीं देखा गया कि आपको लगता है और देखा जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए उस बारे में कि नहीं सोचा जाना चाहिए? मैं आपको कहूँ, मुद्दे पर आकर बात करें तो आपने 2014 से पहले घर में रसोई गैस सबसे महंगा कितने का खरीदा था? मुझे श्योर नहीं है, बट अब मतलब अराउंड काफ़ी सस्ता था एक टाइम पे, इतना मुझे पता है। पेट्रोल का फिर भी बता सकता हूँ, बट गैस का आप अपने कॉलेज टाइम में पेट्रोल अपनी बाइक में कितने का भरवाते थे? मैंने 70s 60s में भी भरवाया हुआ। और क्या आज की डेट में ये पॉसिबल है कि आप 70 रुपये का पेट्रोल डालें? मुझे लगता है कि गिवन कि ग्लोबल प्राइस राइस भी एक फैक्टर है, बट अभी तो बहुत ही महंगा है, इससे तो कम हो ही सकता है। उतना नहीं हो सकता, बट एक कंपैरेटिव टू ग्लोबल प्राइस राइज ऑफ पेट्रोलियम, हमारे टाइम पे पर बैरल रेट और इंडिया का पेट्रोलियम और डीजल का रेट कम था। आज की डेट में जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल का रेट नीचे आया तो भारतवर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर जा रहे हैं। एक फेमस ऑथर को मैं कोट करते हुए आपको कहूँ कि एक टाइम था जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की जाती थी ब्रिटिशर्स की तरफ से। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का क्लियर कट एजेंडा है डाइवर्ट एंड रूल। ठीक है, असल मुद्दों से देश की जनता को भटकाइए और इन पर राज करिए। भूखे मर जाइए कोई बात नहीं, पर धर्म खतरे में है, इस बारे में सोचिए। मैं नॉट माई आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम और एज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई एज एन इंडियन आई एम सेइंग दिस थिंग कि मेरे देश में न कल कोई धर्म खतरे में था, ना आज कोई धर्म खतरे में है और न कल कोई धर्म खतरे में रह सकता है, क्योंकि किसी भी धर्म को खतरे में डालना भारत की संस्कृति में नहीं है। भारत की संस्कृति में प्रत्येक धर्म की रिस्पेक्ट है, प्रत्येक धर्म की रक्षा करना है, प्रत्येक धर्म को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई, ये कराया गया, वो कराया गया, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है जिसको मोदी जी प्रमोट करते हैं, जिसको मोदी जी के बाकी नेतागण प्रमोट करते हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स से भारतीय जनता पार्टी को बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। आपने कहा कि मुगलों का दौर आपको याद है, तो अभी रिसेंट ही ये चल रहा है कि ताजमहल को खुदवाइए, कुतुब मीनार को खुदवाइए, फलां चीज़ को खुदवाइए। बहुत ठीक है, आप ही की मान के चले, मोदी जी की ही मान के चले, या भारतीय जनता पार्टी के बाकी अनपढ़ नेताओं की बात को मान के चले, तो बहुत बुरा दौर रहा, मुगलों का बहुत जुल्म हुआ, तो इस बात को मान के चलिए, खुदवा दीजिए, सब मुगलों के इन सभी चीज़ों को खुदवा दीजिए। तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स का दौर रहा, क्या वो बहुत अच्छा रहा? बिल्कुल भी नहीं। तो कुतुब मीनार के बाद यूनाइटेड किंगडम हाई कमीशन के दफ्तर को खुदवा दीजिए, यूनाइटेड किंगडम हाई कमीशन के दफ्तर को आग लगा दीजिए, क्या उसके बाद उस पर भी आ जाएंगे? मैं कह नहीं सकता, मैं आपको इसमें बोलता हूँ, ये सब बातें ये आप लेके आए डिस्कशन में और मैं एग्री करता हूँ, बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता खुदवाने से नहीं खुदवाने से, आई एम नॉट रियली इनटू इट, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, इन मुद्दों पे उनको वोट नहीं मिल रहा है। इंडियन इलेक्टोरेट काफ़ी स्मार्ट है, वी वोट ऑन इशूज़। सी आई टेल यू, किसी भी देश का इलेक्टोरेट हो, किसी भी देश का, किसी भी देश की डेमोक्रेसी हो, इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अग्रीड। और सबसे इम्पॉर्टेंट यदि मैं किसी चीज़ को मानता हूँ तो वो है फ्रीडम ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री, freedom of press in the country, which unfortunately is not free. True. 24 घंटे आप टीवी खोल लीजिए तो आपको एंकर्स कम, WWF का अखाड़ा ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। लगातार एक व्यक्ति को प्रमोट करने के लिए उसका चेहरा चाहे किसी को पसंद है या नहीं पसंद है, कभी रात को 9 बजे आके, कभी 8 बजे आके, कभी 10 बजे आके, मन गढ़ंत मन की बात। बिल्कुल। यदि देश सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, आपकी मजबूरी है कि आपको उनके मन की बात सुननी है। पिछले 8 साल में उन्होंने कभी देश की मन की बात नहीं सुनी,
पर देश का मीडिया आपको उनके मन की बात जबरदस्ती सुनाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इलेक्टोरेट को इफेक्ट कर रही हैं। 100%। प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने के लिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी को देश के मन की बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। बिल्कुल। जब कोविड में पूरी दुनिया लड़ रही थी, पूरी दुनिया में आफत थी, किसी ने मोदी जी को फांसी पर नहीं चढ़ा रखा था कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। पर इससे बुरा शायद किसी देश में नहीं हुआ कि जहां पर जिंदा लोगों के साथ कोविड अपना वो अजाब दिखा रहा था और मुर्दों के साथ भारत सरकार दिखा रही थी। यमुना किनारे तैरती हुई लाशें जिनको जानवर नोच रहे थे। पहली बार विश्व ने देखा कि किसी देश की सरकार ने लाशों का आंकड़ा छुपाने की कोशिश की। क्या ये मुद्दा इस देश के लिए बिल्कुल नहीं मुद्दा है और सबने देखा है। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। 2014 के बाद बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं किया? मुझे तो नहीं दिखा। अच्छा, आपको नहीं दिखा। मुझे लगता है एज अगेन थर्ड पर्सन, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मुझे कांग्रेस ना मुझे बीजेपी। मैं एक बहुत सिंपल बात बोलूँगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है हमारे करंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि हम अच्छे काम अप्रिशिएट नहीं करते हैं और सिर्फ बुरे कामों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बहुत चीज़ें बता सकता हूँ जो अच्छी चीज़ें हुई हैं। जी बताइए। हमारा सबसे पहले चीज़ इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। हमारा नहीं, आप हंस सकते हैं उस रशिया में एक मिनट 2 दिन पहले की ही न्यूज़ मैं आपके रशिया में यदि आप भारत की करेंसी लेकर जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो जाऊंगा नहीं। मैं यहीं पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ऐसे बात हो रही है कि मैं मोदी सपोर्टर नहीं हूँ। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है एक देश में पॉलिटिक्स तभी चलती है जब आपको उनकी बुराई करनी है, आप ऑपोजिशन है, वो आपका फर्ज है, कर्तव्य है। अगर आप नहीं करेंगे तो इट विल बी क्वेश्चन ऑन इट। बट मुझे ऐसा लगता है ये, और इस पर हम इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, मुझे और बहुत सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जीतते हैं तो जैसे वो लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, वो जीतते हैं तो आप लोग शोर मचाते हैं। बट कभी मैंने किसी नेता को अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू एंड दे आर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, वो भी मैं बोलूँगा, ऐसे नहीं बोले थे नहीं यार ये पॉलिसी उन्होंने अच्छी की, कंग्रेचुलेशन ऑन दैट, ठीक है। आई थिंक वो ज़रूरी है। और सेकेंड थिंग जो आपने मॉस वही सुलाया, जो मैंने सवाल पूछा था, मैं बात कर रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी ने उस तरफ, अभी आपने बोला कि कांग्रेस देखती ही नहीं है ऐसे, उस पर अगर काम होगा तो शायद कांग्रेस पार्टी एक बेटर पर्सपेक्टिव दे सके देन बीजेपी ऑन द सेम थिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये हुआ था वो हुआ था, जो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, वो जहाँ से भी कंटेंट आ रहा है वो मार्केटिंग है। वो मैं भी समझता हूँ, मैं मार्केटिंग ही करता हूँ दिन रात, वो मार्केटिंग है, वो आपसे बेटर है थोड़े मार्केटिंग में, वो जीत रहे हैं, ये फैक्ट है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये था कि उस तरफ, और मेरा सजेशन भी रहेगा ये आपको, आप लोगों ने उसको बोल दिया ये है ही नहीं हमारा एजेंडा, हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर क्यों ना कांग्रेस अपने रिसोर्सेज और पावर लगा कुछ काम करे। नहीं, आपको नहीं लगता? कहूँ कि आपने कहा कि वो मार्केटिंग है। बिल्कुल। तो इस देश ने 2014 में प्रधानमंत्री चुना था। बिल्कुल। मार्केटिंग कमेटी नहीं बनाई थी, इस देश ने सरकार बनाई थी, व्यापारी को नहीं चुना था। बिल्कुल। जो मार्केटिंग पे भारतीय जनता पार्टी पैसा खर्च कर रही है वो सावरकर के बैंक अकाउंट से नहीं आ रहा है। बिल्कुल। वो गोलवालकर की एफडी नहीं है। बिल्कुल। वो इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है। 100%। इस देश के टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग करके बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो भी अचीव कर रही है, आप इस चीज को लिख कर रख लीजिए, ये टेम्पररी है। देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता अपने पैसे का हिसाब लेकर रहेगी। जब देश की जनता एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, हॉस्पिटल के बेड्स के लिए तरस रही थी, उस समय पर इस देश का तानाशाह आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने लिए 20,000 करोड़ का महल बना रहे थे। ठीक है, मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा इसमें कुछ ओपिनियन नहीं है। मैं आपको सीधी सी बात है, मैं आपसे एक थोड़ी सी ऊपर लेवल की बात करना है, बिकॉज आई थिंक वो पैसे की बात करते हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रेवेन्यू मॉडल फिगर्ड आउट नहीं है। अगर आप पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट से लोगे फॉर योर इलेक्शन कैंपेन्स तो आपको उन्हें कुछ तो देना पड़ेगा बदले में। हम तो गरीब पार्टी से हैं,
गांधीवादी हैं, खादी पहनने वाले हैं। ऐसा तो नहीं हमें है। तो इंडस्ट्रियलिस्टों से पैसे की कितना जरूरत बजट नहीं दिखाया है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लास्ट ईयर का? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं, ना तो हमारे ऊपर अंबानी का हाथ है और ना अडानी का, और ना हमारा हाथ कभी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्टों के ऊपर रहा। हमारा हाथ, कांग्रेस पार्टी का हाथ, यदि जब भारत की आज़ादी के बाद अगर किसी के साथ रहा तो वो हल चलाने वाले के साथ रहा। हल चलाने वाले के बाद इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ नहीं, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्करों के साथ रहा। आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए रहा, कोई शक नहीं है, आईटी रिवोल्यूशन के लिए रहा, कोई शक नहीं है, व्हाइट रिवोल्यूशन के लिए रहा, ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए रहा। इन सभी रिवोल्यूशंस पे काम करके भारत ने ये स्ट्रक्चर, ये तरक्की देखी। और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो था, मैं साइंस की ओर अगर जाऊं तो कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। तो अडानी और अंबानी के दफ्तर में खिल के निकला। अब मैं अडानी और अंबानी के दफ्तरों को कीचड़ नहीं कह रहा हूं, मैं इन जनरल आपको कह रहा हूं कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। तो कीचड़ में खिल के इस कमल के फूल ने कोशिश क्या की कि किसी तरीके से इस कीचड़ को बरकरार रखा जाए, क्योंकि यदि कीचड़ खत्म हो जाएगा तो कमल का फूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चंद गिने चुने परिवारों को, गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्टों को कंट्रोल में रख के, क्योंकि गोदी मीडिया भी चलाना था, प्राइम टाइम में युद्ध भी करवाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चलानी है, 10 लाख का सूट भी पहनना है, 20,000 करोड़ का महल भी बनाना है, 12,000 करोड़ का पुष्पक विमान भी खरीदना है। तो इन सारी चीज़ों पर जो खर्चे हो रहे हैं वो भारत के आम नागरिक की जेब को काट के हो रहे हैं। ठीक है। इस देश में आज की डेट में पेट्रोल पंप नहीं रहे। नहीं, मैं फिर से आपको इधर रुकूंगा, मैं इससे एग्री करता हूँ और मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एड्स का फंड कहाँ से आता है? जी मैं आपको बताऊँ, अभी हमारा मेंबरशिप अभियान चल रहा था। ठीक है। एक एक कार्यकर्ता 5 रुपए की स्लिप काटता है। ठीक है। अपनी मेहनत के पैसे का 5-5 रुपए जमा करके लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने स्ट्रक्चर को बनाया है। 5 रुपए, आज भी 5 रुपए की पर्ची कटती है। अंबानी अडानी के दफ्तर से करोड़ों का चेक नहीं आता है। और अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे साथ पार्टी ऑफिस चलिएगा, मैं आपको रिसिप्ट्स की वो दिखाऊंगा कि कितनी रिसिप्टें कहाँ से कटी हैं। 700 करोड़ प्लस का बजट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का लास्ट ईयर, वो सब इन पर्चियों से आया। जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि पार्टी को फंड देने वाले जो लोग थे, वो जो बिजनेसमैन रहे भी हैं, उन्होंने वो केवल पार्टी के लिए फंड नहीं देते थे। मैंने जैसे पहले कहा, वो भारत को बचाने के लिए फंड था। तो उनको भी इसीलिए दे रहे होंगे? नहीं, उनकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगी, भारत को ऐसे बचाया जाएगा। वो खुद को बचाने के लिए दे रहे हैं। वो खुद को बचाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अलग स्टाइल है काम करने का। स्टाइल ये है कि आइदर बी विद अस और अगेंस्ट, और इन जेल। अगेंस्ट का तो ऑप्शन ही नहीं है, और इन जेल। मैं इसमें आपको एक फ्रॉम एज अ प्योरली एज अ वोटर एक रिक्वेस्ट या एक एडवाइस या एक सजेशन या एक मांग एज अ वोटर करना चाहूँगा। देखिए, आप हमारे साथ खुल के कर सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं, हम भाजपा वाले नहीं हैं। बिल्कुल। अमित शाह की पार्टी नहीं है कि आप अगर एडवाइस देंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। चलो वो तो ठीक है, बट जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत बार लोग बात करते हैं कि यार अगर यही जो मैंने बोला, मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, मैंने एक इन्वेस्टर के पास गया, उसको इतने शेयर दिए, बेचे, उससे फंडिंग ली, उससे स्टार्टअप चला रहा हूँ, वो ख़त्म हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी कंपनी, नहीं तो मैं और शेयर बेच के उससे और पैसे लूँगा। सिस्टम ये है, बहुत सिंपल सिस्टम है, सब कुछ क्लियर है। अगर ऐसा सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिमिलर है तो इसका मतलब है जैसे इन्वेस्टर में से शेयर ले रहा है तो यहाँ पे एक प्रोवर्बियल शेयर ले रहा है। ठीक है, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद सोचा पॉलिटिकल पार्टी अपनी खोलने का, बट फर्स्ट क्वेश्चन आता है कैसे खोलोगे, है ना। 4-4.5 हज़ार करोड़ बजट बीजेपी का है जो उन्होंने दिखाया है उनको अपने इलेक्शन कमीशन को। कांग्रेस का थोड़ा कम रह गया, 700-750 करोड़, बाकी पार्टीज का ऐसे काम होता जा रहा है और उसी रेशियो में लगभग सीट्स मिल रही हैं। तो एज अ अवेयर वोटर मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आज की डेट में उनके खिलाफ और अपनी क्लियरनेस का प्रूफ दे देती है कि हम किसी के पैसे पे नहीं काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा वोटर को क्लियरली देखने के लिए कि हम किसके लिए वोट कर रहे हैं, पार्टी के शेयर किसके पास है। कांग्रेस पार्टी के पास
यदि कुछ है तो वो आज की डेट में भी बलिदान है, त्याग है। बिल्कुल। ये विश्व की ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें एक परिवार से 2 प्रधानमंत्रियों के खून से नींव रखी गई है। बिल्कुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सालों जेल में काटने का टाइम, उसके बाद स्वर्गीय इंदिरा जी का लहू, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का लहू। तो ये पार्टी पैसे से नहीं, खून से, त्याग और बलिदान वो से फैक्ट बनी है, है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बस सच है वो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व को देश की जनता बहुत होशियार है, बहुत अक्लमंद है, जागरूक है। शायद कभी दिन कभी अंधेरा, ये तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल। एब्सोल्युटली। सूरज अस्त होता है तो सूरज उदय भी होता है। बिल्कुल। फॉर टाइम बीइंग यदि मेरे देशवासी कहीं दाएं बाएं भटक भी गए हैं तो वो सत्य के मार्ग पर, गांधी के मार्ग पर वापस आएंगे। इस देश में भले ही आज दिख रहा हो कि गोडसे हावी हो गया है, पर मैं ये पूरे विश्वास के साथ, पूरे दावे के साथ कह दूं कि गोडसे का टाइमली हावी होने का मतलब ये नहीं है कि ये देश गोडसे का है। ये देश कल भी गांधी का था, ये देश आज भी गांधी का है और ये देश कल भी गांधी का ही रहेगा। एक लास्ट टॉपिक बिफोर वी लेट यू गो, आई नो कि आपको जाना है। JNK का इशू है जो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे लिए, स्पेशली एट एपिलॉग हम इस पर बहुत बात करते हैं। मूवी आई कश्मीर फाइल्स, वो मूवी से 30 साल पहले भी हमें पता था वहाँ पे क्या हुआ। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड अभी हिंदुत्व वाली पार्टी BJP, इंक्लूडिंग देम, नोबडी हैज़ कॉल्ड दैट एक्शन। कांग्रेस भी थी, BJP सब थे, किसी ने उसको जीनोसाइड नहीं कहा जो वहाँ पे हुआ। मेरे आपसे उससे एक ही सवाल है, क्योंकि आप होपफुली कभी यहाँ पे देश में JNK में गवर्नमेंट बनाएंगे, क्या लगता है आपको, क्या वो जीनोसाइड था, नहीं था, कहाँ पे स्टैंड है? जी देखिए, मैं आपको क्लियर कट कुछ बातें बताऊं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं। बिल्कुल। आउट ऑफ फिल्म में क्या दिखाया गया या क्या नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि क्या सही था या क्या गलत। ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा, एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन बात करूंगा, बिल्कुल, नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल। एज अ रिस्पॉन्सिबल यंग इंडियन, जो उस वक्त में कश्मीरी पंडित भाइयों ने देखा बहुत बुरा था। हम में से हर कोई उस दर्द को समझता है, उस पीड़ा को समझता है। अपना घर छोड़ना क्या है ये हर कोई समझता है, पर देशवासियों को समझने की ज़रूरत इस बात की है कि उस समय पर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड VP सिंह जी की, बिल्कुल, गवर्नर उनके लाए हुए, बिल्कुल, तब जिम्मेदार तब भी वही। बिल्कुल। और कश्मीर फाइल्स फिल्म के अलावा आज की कश्मीर फाइल्स, अभी 7 दिन पहले स्वर्गीय राहुल पंडित जी की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित भाइयों पर लाठीचार्ज, बिल्कुल। और आज भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और उन्हीं की तरफ से भेजे गए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। बिल्कुल। तो फिल्म को एक तरफ रखिए, पिक्चर बहुत क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल, आई एग्री। तब भी उन्होंने ही किया था, आज भी वही कर रहे हैं। एक नकाब ओढ़े हुए हैं कि हम आपके रखवाले हैं, हम उनके रखवाले हैं। ये रखवाले किसी के नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के मतवाले हैं। इनके लिए केवल सत्ता पाना उद्देश्य है। वो किसी का भी खून बहा कर हो, किसी की भी गर्दन काट कर हो, किसी को जेल में डालकर हो, किसी पर लाठीचार्ज करवा कर हो, किसी पर गोलियां चलवा कर हो, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज व्हाट आई एज अ कांग्रेस मैन थिंक्स अबाउट इट। आप क्योंकि आप खुद कश्मीरी पंडित हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ, बट अच्छा, आप कश्मीरी पंडित नहीं है, ओके, सॉरी। एज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमने देखा कि UPA 1 में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैंने जैसे कहा कि केवल बात करने से मोदी जी 8 बजे आकर कहेंगे थाली बजाइए कोरोना चला जाएगा, तो कोरोना नहीं जाता है। वैसे ही जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई
तो बातें करने की 2014 कह रहा हूँ, यूपीए 1 में जब कांग्रेस सरकार आई तो बातें करने की बजाय हमने एक्शन किया। हमने रिहैबिलिटेशन कैंप्स की बजाय वहाँ पर पक्के मकान बनाए, वहाँ पर फ्लैट्स बनाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन के बाद माइग्रेंट्स की एस्टैब्लिशमेंट पहला कंसर्न सरकार के लिए रहना चाहिए कि यदि कोई माइग्रेंट किसी भी वजह से है तो उसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसी हो। और हमारी सरकार आज की तरह बुलडोज़र सरकार तो थी नहीं कि जिसने माइग्रेशन कर ली तो कर ली, माइग्रेशन के बाद अब हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए माइग्रेंट्स को छत मुहैया कराई। पीएम पैकेज के नाम पे जो आज ये लोग अब धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। उस समय पर हकीकत में कश्मीरी पंडित भाई बहनों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई, उस समय पर हकीकत में कश्मीरी पंडित भाई बहनों को राशन मुहैया करवाया गया। हर प्रकार का प्रयास किया गया कि उनकी ज़िंदगी किस तरीके से आसान बनाई जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि आइडियोलॉजिकली गांधी का रास्ता अपनाते हुए इन चीज़ों को यकीनी बनाया गया, उनके दुख दर्द को समझा गया और उस पर केवल राजनीति नहीं की गई, केवल बयानबाजी नहीं की गई, गुमराह नहीं किया गया, उस पर एक्शन ये किया गया कि सबसे पहले किस तरीके से इन लोगों को एस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि घर से निकालने वालों ने तो अपना काम कर दिया था। ठीक है, उसके बाद घर मुहैया करवाने की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाई और मुझे फख्र है अपने नेतृत्व पे, जिन्होंने उस समय पे ये काम किए। और जो फ्लैट्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टाइम पे कश्मीरी पंडितों के लिए तब बने हैं, आज भी कश्मीरी पंडित भाई बहन उन्हीं फ्लैट्स में रह रहे हैं। पिछले 8 साल से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का दावा करने वाली, नॉर्मलसी का दावा करने वाली, ख्वाब दिखाने वाली, चांद तारे तोड़ के लाने वाली भारतीय जनता पार्टी हर सतह पर विफल है। घर वापस जाना तो दूर की बात, जो वहाँ पर रह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाई, वो उनकी जान की रक्षा नहीं कर पाई, दूसरों को वापस कैसे भेजेगी। यदि कश्मीरी पंडित भाई बहनों की रिहैबिलिटेशन का प्लान, पॉलिसी कोई पार्टी बना सकती है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना सकती है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ एक दिल का रिश्ता है। और वो रिश्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बिल्कुल समय से है। ये कॉस्मेटिक रिश्ता नहीं है, ये हकीकी रिश्ता है। बिल्कुल। जीनोसाइड हुआ था कि नहीं, मेरा यही सवाल है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि आपने, एक मिनट में मैं आपसे 100% सहमत हूँ अबाउट द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, उसमें अप्रोच, नो डिसएग्रीमेंट्स, उस पर मेरा क्वेश्चन ही नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी है इस टॉपिक पे, हिस्टोरिकल भी नहीं, प्रेजेंट, और हमारे कुछ शोज़ भी आ रहे हैं उस बारे में रिसेंटली। और भी इंडिया इज़ अ हिंदू मेजॉरिटी country. It doesn't matter for me, but it is. J&K is a Muslim dominant state since the design of it. 90s में Hindus were thrown out of it. A lot of. Some still say there, उसमें मैं डिटेल्स में जा ही नहीं, मैं हाई लेवल पे बात कर रहा हूँ. Thrown out of there, right? And thrown by somebody, right? No, I'll clearly. एक मिनट, मैं आपको ही आ रहा हूँ, आप ही बोलेंगे. Who is that somebody according to you? क्योंकि उस पर आज तक बात ही नहीं हुई ज़्यादा, ना बीजेपी एड्रेस करिए ना कोई और एड्रेस करे, नंबर 1। नंबर 2, जेनोसाइड कह सकते हैं, आपने माइग्रेशन कहा, क्या उसको जेनोसाइड कह सकते हैं आप, या कांग्रेस कहेगी कि नहीं कहेगी? बस ये 2 सवाल। जी देखिए, मैं आपको फिर ये बात कहूँ कि किन्होंने किया, क्यों किया, कैसे किया। जो लोग उस समय पर इन्वॉल्व रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब सरकार आई तब कड़े प्रयास किए गए कि वो लोग सलाखों के पीछे हों, उन लोगों को सज़ा मिले। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल मैं देश की जनता को दे दूं, क्योंकि जनता समझदार है। पहली बार एक सेपरेटिस्ट को कैबिनेट मंत्री का ओहदा देने वाली भारतीय जनता पार्टी। क्या इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी कि उनका अलगाववादियों के साथ ऐसा कौन सा लगाव था कि उन्होंने उनको मंत्री पद दे दिए? कांग्रेस पर उंगलियां उठाने की बजाय
उनको इस बात को समझना चाहिए, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया। जो भी 90s में कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ या वहाँ के जो प्रो इंडियन बिल्कुल नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे, बिल्कुल, या सिख भाई थे, बिल्कुल, देखिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कश्मीर में जो आतंकी गोली से मरा, आतंकी गोली ने कभी भी किसी का धर्म नहीं देखा। हमने 7 दिन पहले देखा कि एक, एंड मैं कभी भी धर्म के नाम पर ये बताना ही नहीं चाहता हूँ, बट चूंकि आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो इसलिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ कि जिस दिन राहुल भट्ट जी की शहादत हुई, उसके बहुत अगले ही दिन एक पुलिस कांस्टेबल की भी शहादत हुई जो एक मुसलमान। बिल्कुल। तो आतंकी की गोली ने ना पहले दिन पंडित देखा ना अगले दिन मुसलमान देखा। आतंकी की गोली का काम आतंक मचाना है और सरकार का काम इस आतंकवाद को रोकना है। सरकार का काम अमन शांति की बहाली है, जिसके दावे भारतीय जनता पार्टी 2014 से करती आ रही है। सदन के पटल पे इस देश के गृह मंत्री ने चीख चीख के कहा कि अब नया जम्मू कश्मीर बनेगा, जम्मू कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले कठुआ में रैली करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये नया जम्मू कश्मीर है। क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? मुझे तो नहीं लगता पर्सनली। जहाँ पर मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन आज भी सेफ नहीं, क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? अगर ये नया जम्मू कश्मीर है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यदि इस जम्मू कश्मीर में मेरे कश्मीरी पंडित, मुस्लिम, सिख भाई बहन सेफ नहीं है तो ये नया जम्मू कश्मीर आपको मुबारक हो। मुझे पुराना जम्मू कश्मीर लौटा दीजिए जहाँ पर हम लोग सुख शांति से रह सकें, अपने राजनीतिक डिफरेंसेस को परे रखते हुए, अपनी इस गंदी और नीच राजनीति को परे रखते हुए, फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द डेमोक्रेसी की बहाली कराई जाए, जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द चुनाव कराए जाए, क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी से, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से या दिल्ली से किसी आदमी को भेज के जम्मू कश्मीर के हालातों को नहीं सुधारा जा सकता है, जम्मू कश्मीर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और जैसे आज के हालात जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, हम दोबारा 90s एफर्ड नहीं कर सकते हैं, हम दोबारा आतंकवाद एफर्ड नहीं कर सकते हैं, हम दोबारा अलगाववाद एफर्ड नहीं कर सकते हैं। एक जनरेशन हमने देख ली इसमें बर्बाद होते हुए, इकोनॉमिक लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, जान का लॉस, माल का लॉस, हम दूसरी जनरेशन को अब नहीं गवा सकते हैं। तो आई एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम योर चैनल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to kindly restore the democratic process of in Jammu and Kashmir, to hold elections in Jammu and Kashmir as early as possible। या तो देश के गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, जैसे उनकी आदत है 9 बजे आके टीवी पर आके कह दें कि नहीं जी मेरा जम्मू कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमने आप लोगों को जेल में डाल दिया है तो आप लोग जेल में ही खुश रहिए, या तो आके बता दीजिए। आप लोग कभी तो ये दावे करते हैं कि अब सब सामान्य हो गया। सदन के पटल पे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे हम राज्य का दर्जा वापस दे देंगे। यूपी चुनाव में चीख चीख के कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं। यदि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं तो चुनाव क्यों नहीं, और अगर जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं तो जिम्मेदार कौन? ये सवाल मैं आपके चैनल से बिल्कुल दिल्ली में बैठी हुई सरकार से कर रहा हूँ। ऑन ए लाइटर नोट, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर प्रधानमंत्री हमारा शो देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। We would have loved to talk more, but yes, maybe some other time. Definitely. Thank you so much for your time. Best of luck. And जब भी elections होते हैं, जब भी करवाते हैं, best of luck for that. Thank you so much. Thank you so much. Best of luck.